प्रिय स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर मदन लाल खत्री, रक्तध्वज प्रथम वर्ष कला का जो ये नाटक है, इसे लेकर आपके सामने अंतिम वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम देश काल, वातावरण और उद्देश्य दोनों की चर्चा कर लेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो बन जाए तो कोई बात नहीं, बस करेंगे। देश काल और वातावरण बहुत ज़रूरी है साहित्यिक रचनाओं में, चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, कोई भी चीज़ हो, क्योंकि तभी उस कृति को विश्वसनीय बनाती है पाठकों में जब उसमें देश काल, वातावरण का ध्यान रखा गया हो, वरना फिर पाठकों में इतना विश्वास नहीं जगा पाते। यहाँ नाटककार ने देश काल और वातावरण का बहुत ध्यान रखा है। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि इस नाटक का जो कथानक है वो 100 से अधिक साल पुराना है। तो 100 से अधिक साल पुराना है। अब सोच लो, आज के ज़माने में भी पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे और पढ़े लिखे लोगों में भी अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, कुरीतियाँ भरी हुई तो 100 साल पहले कितनी रही होंगी। जब मनुष्य इतना शिक्षित बनकर भी अंधविश्वासों, पत्थर पूजने से या मतलब बिना तार्किक ढंग से किसी परंपराओं का निर्वहन करने से दूर बाज नहीं आता, मतलब छोड़ नहीं पाता, तो उस समय के लोग कैसे कर पाते होंगे। तो नाटककार ने उस समय की प्रति सभी मान्यता अंधविश्वास को नाटक में स्थान दिया है। गांव वाले लोग तमाशा देखने मेलों में जा ही करते थे। मेले में जाना, भजन गाना, ये सब इनके गुण है, शौक है। जादू टोना, जंतर मंतर सब में विश्वास रखते हैं, और ख़ासकर मूठ मारने में। ये बुआ भोपा होते हैं, ये बहुत सारे तांत्रिक रूप होते हैं, इनके पास आज भी लोग जाते हैं। छोटी मोटी बीमारी की तो कोई अस्पताल जाता ही नहीं है, सीधा सबसे पहले कुल देवी की या उस देवी के भोपे के यहाँ चले जाते हैं लोग। गांव में एक बुआ या भोपा होता ही है। तो ये समय भारत के अंदर पुनर्जागरण काल का था, और आदिवासी समाज भी अपने पुनर्जागरण की संकल्पना कर रहा था। इस नाटक में इन समाज में व्याप्त बुराइयों का जिक्र किया है, और नाटककार ने चाहा है कि लोग इन बुराइयों से, गंदी आदतों से, बुरी आदतों से दूर रहें। उसमें नशा, चोरी चकारी, लूटपाट, जो सामाजिक दृष्टि से गलत है, इन सब से दूर रहें। और इसके लिए क्या है कि जितने भी भजन और भगत हैं, वो सब इसी के कारण बने हैं कि दारू, मांस और मदिरा से दूर रहें, मांस और मदिरा से दूर रहें। मगर अब जानते ही हो, भजन जिसके यहाँ होते हो, रात भर भजन गाने के बाद सुबह क्या करते हैं लोग, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। ये जो बुराइयाँ हैं, ये गरीब और पिछड़े समाज को आर्थिक, सामाजिक रूप से और भी गरीबी की ओर धकेल देती हैं। इसके लिए ये भगत आंदोलन इनकी काफ़ी मदद करता है, और कुछ हद तक इन बुराइयों पर, इन हानिकारक परंपराओं को रोकने में सफल भी रहता है। लेकिन ये जो भगत आंदोलन में गुरु परंपरा हो जाती है, ये बड़ी जटिल है। उस समय के लोगों के गांव के लोगों के व्यवसाय भी बताए हैं, ज़्यादा नहीं है। यहाँ तो कृषक ही हैं, लगभग खेतीबाड़ी करने वाले लोग ही हैं, और खेतीबाड़ी की बात की है। और मैं समझता हूँ तो ये बेगारी की जगह लगान वसूली और उसके लिए ज़्यादा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और इस तरफ बिरसा मुंडा जो हो चुके थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लगान के विरोध में एक आंदोलन भी चलाया था, और उन्हें भी इस तरह से कैद करके, और शायद उनके फांसी तो नहीं हुई और उनकी कैद में ही मृत्यु हो गई। लेकिन आज भी वो
आदिवासी लोगों के प्रमुख समाज सुधारक माने जाते हैं। उनमें जागृति और चेतना जगाने वाले पहले पुरुष माने जाते हैं। तो ये जो है लगान वगान ये चीज़ें ज़्यादा थी। बेगारी वेगारी की बात तो इसमें आई है, लेकिन बेगारी किस संदर्भ में, वो संदर्भ भी गलत लिया है। बांध और तालाब बनाना सामाजिक कार्य है और इसमें श्रमदान करने में कोई बड़ी बात नहीं है, मगर कह दिया है नाटककार ने, तो अब हम उसको बेगारी मान ही लेते हैं। तो इसमें लगान वसूली की बात भी आई है कि रुपया सवा रुपया की अंतिम दृश्य में रुपया सवा रुपये की ऑफर भी करते हैं ये लोग। हो सकता है सरकारी ज़मीन पर खेती करने उसके बदले में पैसा देने की बात हो या दिहाड़ी मजदूरी देने की बात हो। उस समय 100 साल पहले रुपया सवा रुपया कोई ज़्यादा कम नहीं था, काफ़ी बड़ी रकम थी। ये सब हाँ, अगर बिना दिए जमींदारों से, सामंतों से, रियासतों द्वारा कुछ करवाया जाता तो उससे लोग रुष्ट थे उस बेगारी से। बेगारी का मतलब बिल्कुल कुछ नहीं देना, इतना तो देना कि जिससे उनका खाना पीना चल जाए, इससे आदमी संतुष्ट नहीं होता। इस नाटक का जो चरम संघर्ष की स्थिति आती है वो इस बेगारी के लेकर ही आती है, और ये बेगारी इस नाटक का केंद्र बिंदु है। नाटककार ने इस समय के पात्रों की वेशभूषा का जिक्र देश काल वातावरण में नहीं किया है, पर ग्रामीण पात्र है तो अपने आप ही उनकी वेशभूषा की ओर संकेत हो जाता है। उस समय की स्त्रियां और आज भी इन समाजों की स्त्रियां पुरुषों से कंधे मिलाकर चलती थी। जैसे सावंती अपने पति का और चीमी अपने पुत्र का साथ देने को तैयार होती है। आज भी इन समाजों की, चाहे वो शूद्र हों चाहे अछूत समाज हो, इनकी स्त्रियां पतियों से ज़्यादा काम करती है। खेतों में हो, पशुपालन में हो, ज़्यादा काम करती है। चाहे जाट हो, गुर्जर हो, गारी हो, बंजारे हों, पाटीदार हों, इनमें स्त्रियां भी खूब काम करती हैं। ब्राह्मण धर्म के ग्रंथों के देवी देवताओं के प्रति भी इनकी श्रद्धा बताई इस नाटक के अंदर, और स्वर्ग नरक से भी बड़ा डरते हैं ये लोग, इसलिए। लेकिन फिर भी इनकी अपनी अलग परंपरा है। इस नाटक में कहीं मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में जाने का चित्रण तो नहीं दिखाई देता। अपने लोक देवता संबंधी जानकारी इनकी प्राप्त होती है हमें, लेकिन फिर भी ये भूत प्रेत और बला में विश्वास करते हैं। पहले अंक में आए सयानों के डराने से डर भी जाते हैं। सामंती और चीमी की हिम्मत दिलाने पर द्वितीय पंचायत में जाने को राजी हो जाता है। ऐसे कुछ है जो इस नाटक के देश काल वातावरण को सजीव करते हैं, और वहाँ फैसला लिया था पंचायत में कि बेगारी नहीं करेंगे। नाटककार ने उस समय चल रहे ईसाई धर्म के धर्म प्रचार कराने का जो प्रयास मिशनरियों द्वारा किया जा रहा था उसका भी जिक्र किया है, क्योंकि इस्लाम का प्रचार प्रसार तो पहले पर्याप्त मात्रा में हो चुका था। इस जनजाति समुदाय में मैं समझता हूँ उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ होगा, क्यों कि ईसाई मिशनरियों की सबसे पहली बात होती है, जिसे इस्लाम में मदरसों में ले जाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया, वैसे मिशनरियों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्कूलें होती है। बात ही शिक्षा को लेकर संघर्ष की हो रही है, तो मैं नहीं समझता ईसाई मिशनरियाँ जो है यहाँ स्कूल खोले हों, चर्च या गिरजाघर में यहाँ मतलब पढ़ाते हों, क्योंकि अभी भी इतने चर्च और गिरजाघर वागड़ क्षेत्र में नहीं है। फिर भी जब नाम दे ही दिया है नाटककार ने तो उसके ऊपर चर्चा कर ही लेते हैं। और यहाँ नाटककार ने स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम भी दिया है, और स्वामी दयानंद सरस्वती का तो अपना अलग ही था हिसाब किताब। उन्होंने तो अछूतों को धर्म में और वैदिक आस्था में बनाए रखने के लिए वेदों की पुनर्व्याख्या की है, और उन्होंने आर्य समाज स्थापित किया है। ये नाटककार की कल्पना है। मेरा बार बार ये कहना है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से उठाया गया साहित्यकार का साहित्यिक प्रयास है, इसे इतिहास न समझे यहाँ की पीढ़ी। वजह इतनी है कि आने वाली पीढ़ी इसको इतिहास ना मान ले। हम वही पढ़ते हैं जो पढ़ाया जाता है। हमारी विरासत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है और अब तक हाशिए पर पड़ी है। यहाँ नाटककार ने अपने ही जाल में फंस जाता है। अब इसे अभिव्यक्ति की ईमानदारी कहें या व्यवस्था, क्योंकि नाटक में नाटककार एक पात्र के मुँह से कहला ही देता है कि इन ब्राह्मणों के धर्म से अच्छा तो क्या है, ईसाइयों का धर्म है,
जिसमें छुआछूत नहीं है, वहाँ ब्राह्मण और भंगी एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। इसकी नाटककार की ईमानदारी है। चाहता तो इस संवाद को नहीं भी रख सकता था। इसका उद्देश्य वही है कि 2-3 उद्देश्य इसके। पहला तो ये है कि अज्ञात सामाजिक उत्थान और सामाजिक विकास के लिए किए गए आंदोलनों, जो अज्ञात या भुला दिए गए ऐसी त्रासदियों को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना, इन घटनाओं के पीछे रही हुई कारणभूत दशाओं का साहित्यिक रूप से कल्पना कर अंकन करना, क्योंकि उस समय तो साहित्यकार होता नहीं है, अब अपनी कल्पना से ही इन चीज़ों का अध्ययन करता है। और जब से ये मानगढ़ धाम की घटना हाईलाइट हुई है, तब से कई खोजी पत्रकारों ने भी कई जगहों से पुराने लोगों से पूछने का प्रयास किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, कि भाई क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं था। पुराने जो भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, उन लोगों के पास ये लोग गए हैं पत्रकार, और कई मतलब इस क्या कहते हैं, नेट पर इस बारे में कई जानकारियाँ मिल जाएगी। क्योंकि जब से ये मतलब सरकारों ने आदिवासियों पर ध्यान देना शुरू किया, तब से मतलब इस मानगढ़ को मानगढ़ तीर्थ के रूप में पहचाना गया, यहाँ धाम बनाया गया है इसको। दूसरा ये नीची और अछूत समझी जाने वाली भील जाति के अंदर स्वाभिमान जागृत करने का प्रयास को चित्रित करना, यानी स्वाभिमान इनमें भी जागा था, इनमें भी स्वाभिमान है। शिक्षा से ही जीवन का विकास संभव है, यह नाटक इस बात का भी संदेश देता है। उस समय इन जातियों या समूह में को शिक्षा से वंचित रखने वालों के प्रति इस समाज में आक्रोश भर देता है। जिस जमाने में अभिजात वर्ग की महिलाओं को शिक्षा पाने में कठिनाई हो और वे शिक्षा पाने का अधिकार नहीं रखती हों, उस वक्त इस भील समुदाय की, जनजाति समुदाय की या भील जाति की महिला पात्र सामंती स्वयं के पाठशाला जाने का वर्णन करती हो या बात कहती हो, तो हमें इस बात का मतलब गौरव लेना चाहिए। इस नाटक का सबसे बड़ा उद्देश्य तो सामंती के पात्र से ही प्रकट हो जाता है। इस नाटक में भील समुदाय में व्याप्त कुरीतियों का जिक्र किया गया है, जैसे नशे की लत, चोरी, लूटमार, मांसाहार आदि से मुक्त होने का संदेश भी है। यही भगत आंदोलन और समसभा है। इनसे बताने का नाटक का उद्देश्य ये है कि ये वो प्रयास है, और आज भी ये प्रयास जारी होने चाहिए, जारी रखने चाहिए, क्योंकि अभी भी कोई इतना विकास हुआ नहीं है जिससे सामाजिक एकता का ताना बाना बुना जा सकता है। वागड़ प्रदेश के लोग तो मेरी इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। रक्त दिवस की समीक्षा यही समाप्त होती है, और जितना भी लिखें उतना कम है, और हर समीक्षा करने वाले की व्यक्तिगत राय होती है। यह भी मेरी व्यक्तिगत राय है। इससे अच्छी और बेहतर समीक्षा आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग भी इसका अर्थ निकाल सकते हो, आप स्वतंत्र हो। मैंने एक प्रयास है कि इस दिशा में इस तरह से समीक्षा की जा सकती है, वो आपके सामने रखा।